हेलो दोस्तों, आज ये हमारी दूसरी क्लास है जिसमें हम DSSB TGT SST के 20 क्वेश्चंस करेंगे। पिछली क्लास में हमने TGT SST के 10 क्वेश्चन ज्योग्राफी के किए थे। आज की क्लास में हम पोल साइंस के करने वाले हैं। पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। मौलिक अधिकार 6 हैं, तो इनमें से कौन सा नहीं है। क्या राइट टू प्रॉपर्टी हमारा मौलिक अधिकार नहीं है, या राइट टू इक्वलिटी यानी समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, या शोषण के विरुद्ध अधिकार। इनमें से कौन सा हमारा मौलिक अधिकार नहीं है। इसमें से हमारा राइट टू प्रॉपर्टी अधिकार नहीं है। ये हमारा मौलिक अधिकार हुआ करता था, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करके कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने के बाद इसे मौलिक अधिकार से लीगल राइट बना दिया गया। 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया जिसमें राइट टू प्रॉपर्टी को पार्ट नहीं माना बेसिक स्ट्रक्चर का, यानी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है, तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशन मतलब इसमें चेंज कर सकती है हमारी पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट ने ऐसा करा। 44th अमेंडमेंट में 1978 में इसको राइट टू प्रॉपर्टी को मौलिक अधिकार से हटा के, फंडामेंटल राइट से हटा के एक लीगल राइट बना दिया। अब यह अंडर आर्टिकल 300A के अंदर आता है। हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। अच्छा, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी हृदय एवं आत्मा कहा है हमारे संविधान की। दूसरा सवाल है, फंडामेंटल राइट्स द फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वॉज हेडेड बाय। भारत की संविधान सभा के मौलिक अधिकारों उप समिति की अध्यक्षता देश के द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई? ये JB कृपलानी के द्वारा की गई। ये JB कृपलानी के द्वारा की गई। इसका आंसर A है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लार्जेस्ट लेजिस्लेचर। किस राज्य में सबसे बड़ी विधायिका है? भारत में किस राज्य में सबसे बड़ी विधायिका है? ये हम सभी को मालूम है, ये उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी विधायिका है। चौथा सवाल है, देश कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इज एसोसिएट विद द पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया। यानी देश संवैधानिक संशोधन अधिनियम भारत में पंचायती राज्य व्यवस्था से जुड़ा है। पंचायती राज की अगर हम बात करें तो 73rd अमेंडमेंट है, और इसको जो माना गया, ये जो किया गया, वो MS संघवी समिति के सिफारिशों पर इसको करा गया। 73rd एंड 74th अमेंडमेंट हैव क्रिएटेड यूनिफॉर्मिटी इन द स्ट्रक्चर ऑफ पंचायती राज एंड नगर पालिका। यानी 74th अमेंडमेंट किसके लिए है? नगर पालिका के लिए। व्हाट इज़ द इलेक्शन सिंबल ऑफ द नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी? नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी का जो सिंबल है वो एक क्लॉक है। हम यहाँ देख सकते हैं, इसकी शुरुआत 1999 में हुई थी, और ये भी कांग्रेस पार्टी से निकली थी, जैसे कि दूसरी पॉलिटिकल पार्टी निकली हैं। ये महाराष्ट्र में इसका एक अहम रोल है, और मेघालय, मणिपुर और असम में भी हमें पार्टी देखने को मिलती है। द UN चार्टर वो साइन ऑन 26 जून 1945 बाय रिप्रेजेंटेटिव ऑफ देश कंट्रीज़। कितने देशों की कंट्री ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर 26 जून 1945 को हस्ताक्षर किए? 50 देशों के हेड जो थे, अध्यक्ष जो थे, उन्होंने UN चार्टर साइन करा था उस टाइम पर। और भारत जो है वो 1945 में ही UN ज्वाइन कर लेता है, 30 अक्टूबर 1945, और 1945 अक्टूबर 24 को UN डे मनाया जाता है। The concept of federal system in India has been borrowed from the constitution of which of the following countries? इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें फेडरल सिस्टम की जो अवधारणा है, संघीय व्यवस्था की, वो कौन से देश के संविधान से ली गई है? इसका आंसर है ए यानी कनाडा।
हमारे देश के संविधान में बहुत से प्रोविजंस अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। सबसे ज़्यादा चीज़ें जो ली गई हैं वो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से, जिसमें फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, द आइडिया ऑफ रूल ऑफ लॉ, इंस्टीट्यूशन ऑफ स्पीकर एंड हर हिज रोल और लॉ मेकिंग प्रोसीजर। जबकि आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से DPSP यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ली गई है। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी ली गई है। और यूनाइटेड स्टेट से हमने चार्टर ऑफ फंडामेंटल राइट, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू एंड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी ली है। जबकि कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने कोसी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यानी फेडरल सिस्टम लिया है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़्यादा पावर होती है। और इसके अलावा हमने द आइडिया ऑफ रेजिडुअल पावर भी ली है। रेजिडुअल पावर वो जब हम कॉन्करेंट लिस्ट और दूसरी लिस्ट पढ़ेंगे तब इसके बारे में बात करेंगे। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचायती प्रणाली है? नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज स्टेट इन इंडिया हैज़ पंचायती राज सिस्टम? नॉर्थ ईस्ट में सिर्फ मिजोरम में, मेघालय में है, बाकी किसी राज्य में नहीं है। Under Article 359, the President authorized to suspend by the rule the right to move any court for the enforcement of fundamental right। यानी 359 के तहत, अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह आदेश द्वारा निम्नलिखित को छोड़कर मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए किसी भी न्यायालय में जाने के अधिकार को निलंबित कर सकता है। तो पहला स्टेटमेंट है आर्टिकल 20, दूसरा है आर्टिकल 21। इसका आंसर हो जाएगा बोथ A एंड B। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सब्जेक्ट कंटेनिंग इन द लिस्ट आर करेक्ट? फिशरीज़ क्या स्टेट में आता है? सिविल प्रोसीजर क्या कॉन्करेंट लिस्ट में आता है? रेलवेज़ क्या कॉन्करेंट में आता है? 3 लिस्ट होती हैं, पहले इन्हें समझ लेते हैं। यूनियन लिस्ट, इसके अंदर वो सब्जेक्ट आते हैं जो नेशनल इम्पोर्टेंस के हैं, जैसे कि फॉरेन पॉलिसी, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, करेंसी। इसके अंदर ऐसी आती है जिसमें यूनिफॉर्म पॉलिसी चाहिए हो, एक जैसी पॉलिसी चाहिए हो पूरे देश में। और गवर्नमेंट यूनियन गवर्नमेंट यानी कि पूरा जो देश की सरकार है उसे ही इन मैटर पर, इन सब्जेक्ट पर कानून बनाने का अधिकार है। स्टेट लिस्ट वो है जो हमारे लोकल इम्पोर्टेंस के सब्जेक्ट हैं, वो आते हैं, जैसे पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर या इरिगेशन। स्टेट गवर्नमेंट अकेले इस पर कानून बना सकते हैं। कॉन्करेंट लिस्ट जिस पर स्टेट और यूनियन दोनों ही कानून बना सकते हैं। इसके अलावा रेजिडुअल पावर्स होती हैं, वो हमारे देश में यूनियन गवर्नमेंट को दी गई है। जो ऐसी चीज़ें जो इन तीनों लिस्ट में नहीं आती वो रेजिडुअल लिस्ट में आती हैं। खैर, इसका आंसर है C, यानी ये तीनों चीज़ें बिल्कुल सही दी गई हैं। रेलवेज कॉन्करेंट लिस्ट में, सिविल प्रोसीजर कॉन्करेंट में, फिशरीज़ स्टेट लिस्ट में शामिल है। विच सोसाइटी डिस्ट्रॉय प्राइवेट ओनरशिप मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड इट्स प्लेस क्रिएट्स पब्लिक ओनरशिप ऑफ प्रोडक्शन? कौन से समाज में उत्पादन के संसाधनों के निजी स्वामित्व को नष्ट कर देता है और उसके स्थान पर उत्पादन का सार्वजनिक स्वामित्व स्थापित करता है? देखो, ये जो कैपिटलिस्ट है ये सार्वजनिक की बात नहीं करता, ये इंडिविजुअल की बात करता है। तो ये इसका जवाब नहीं है, इसका जवाब सोशलिज्म है, सोशलिस्ट है। ओनली A, यानी A इसका जवाब हो जाएगा। द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट वॉज स्टार्टेड इन विच ईयर? पहली जो जंग है, पहली आलमी जंग या पहला विश्व युद्ध 1914 में शुरू हुआ और 1919 तक के चला। और दूसरा विश्व युद्ध 1939 में शुरू हुआ और 1945 तक के चला। तेरहवां सवाल है, इन विच ईयर वॉज द इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म? इंडियन नेशनल कांग्रेस कब बनी? ये इसका आंसर है ऑप्शन C, 1885 में बनी। इसे A.O. ह्यूम इसके संस्थापक कहलाते हैं और इनके साथ दादा भाई नौरोजी जैसे लोग भी शामिल थे। फासिज्म इमर्ज इन विच कंट्री? हमने नाम सुना है मेसोलिनी का, ये इटली के हैं। तो फासिज्म इटली में आया, मेसोलिनी लाए, और ये 1919 की अवधारणा है फासिज्म।
द इलेक्शन विच आर हेल्ड बिफोर द शेड्यूल आर कॉल्ड एज मिड टर्म इलेक्शन। अगर इलेक्शन होने के बाद कोई विधायक या कोई प्रतिनिधि इस्तीफ़ा दे दे, रेजिग्नेशन दे दे या उसकी मृत्यु हो जाए तो वक्त से पहले जो इलेक्शन कराए जाते हैं उन्हें मिड टर्म इलेक्शन कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। कम्युनिस्ट पार्टी के मुतालिक इनमें से कौन कौन सी बातें ठीक हैं कि ये 1930 में बनी, ये मार्क्सिज्म से इंस्पायर्ड थी, और in 1957 election the CPI become the first communist party in the world to win election in a parliamentary democracy। तो इसका आंसर बी है, ए बी सी तीनों सही हैं। यानी ये 30 में बनी थी, मार्क्सिज्म से इंस्पायर्ड है, और 1957 में इलेक्शन में ये पहली पार्टी बनी दुनिया में जो पार्लियामेंट्री सिस्टम में जीत कर आई। सॉरी, इसका आंसर डी है, ये 1925 में बनी थी। सॉरी। According to the Indian Constitution, no person shall be eligible for appointment as governor unless he has completed the age of 35। यानी आंसर होगा ए। प्रेसिडेंट के लिए भी 35 चाहिए और वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी 35 और गवर्नर के लिए भी कम से कम 35 होना चाहिए। इसके अलावा वो इंडियन हो और दिवालिया या पागल ना हो, और इस तरह की कुछ शराइत हैं। 18वां सवाल है, द 240-year-old monarchy in Nepal was abolished in देश। कब एबोलिश की गई है? ये 2008 के अंदर ख़त्म करी गई, और वहाँ पे जो मोनार्की थी उसे पूरी तरह ख़त्म कर दिया गया 2008 के अंदर, और नेपाल एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बन गया। Which constitutional amendment act of India constitution added right to education? right to education जो आया वो 86th अमेंडमेंट के बाद आया, और राइट टू एजुकेशन एक्ट के लिए इसे हमने फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 21A में जोड़ दिया। 2009-2010 के अंदर इसकी शुरुआत हो गई कि हर 14 साल तक का हर बच्चा फ्री एंड फेयर एजुकेशन मिले। राइट टू एजुकेशन में इसी की बात करी जाती है। वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट एंड रेगुलेशन इज़ प्रोवाइडेड बाय विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।